गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री। बीएससी फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो वैसे तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको इसमें कवर अप करवा चुकी हूँ। हम यूनिट फर्स्ट कर चुके हैं, यूनिट थर्ड कर चुके हैं, यूनिट फोर्थ कर चुके हैं। अब हमारी चल रही है यूनिट नंबर 5। तो अभी मैं आपको यूनिट नंबर 5 करवा रही हूँ और यूनिट नंबर 5 के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, वो सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर यूनिट नंबर हमारी 5 जिसका नाम है कैटालिसिस। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स इस यूनिट से मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। अभी मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर करवाने वाली हूँ। हमारे दो टाइप्स रह गए थे कैटालिसिस के। एक तो था हमारा ऑटो कैटालिसिस और एक था हमारा इंड्यूस कैटालिसिस। इसके अलावा जितने भी हमारे टाइप्स होते हैं वो सारे टाइप्स मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वाली वीडियो के अंदर कवर अप करवा दिए थे। तो अभी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, एक तो ऑटो कैटालिसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं और ऑटो कैटालिसिस के साथ में मैं आपको करवाने वाली हूँ यहाँ पर इंड्यूस्ड कैटालिसिस के बारे में। तो ऑटो कैटालिसिस और सेकेंड हो जाएगा हमारा इंड्यूस कैटालिसिस। ये दो चीज़ें हमको बहुत ही अच्छे से कवर अप करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमारा जो ऑटो कैटालिसिस है वो ऑटो कैटालिसिस क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं ऑटो कैटालिसिस। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं ऑटो कैटालिसिस। अब ऑटो कैटालिसिस की अगर हम यहाँ पर बात करें, ऑटो कैटालिस्ट नाम से मालूम पड़ रहा है, ऑटो कैटालिस्ट मतलब ऑटोमेटिक। ऐसी केमिकल रिएक्शन, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें हमें अलग से किसी कैटालिस्ट का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम अलग से कोई भी कैटालिस्ट को यूज़ नहीं करते हैं। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें अलग से कोई भी कैटालिस्ट का यूज़ नहीं किया जाता है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें जो भी रिएक्टेंट होते हैं उन्हीं में से कोई एक रिएक्टेंट किसकी तरह वर्क करता है, उन्हीं में से कोई एक रिएक्टेंट कैटेलिस्ट की तरह बिहेव करेगा, कैटेलिस्ट की तरह वर्क करेगा, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ऑटो कैटेलिस्ट। सो ऑटो कैटेलिस्ट का मतलब क्या होता है? ऑटो कैटेलिस्ट का मतलब होगा कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनमें से कोई भी एक रिएक्टेंट, जितने भी आपके रिएक्टेंट हैं उनमें से कोई भी एक रिएक्टेंट किसकी तरह काम करने लगता है, कैटालिस्ट की तरह काम करने लगता है। तो इस तरह के कैटालिसिस को हम क्या बोलते हैं, ऑटो कैटालिसिस कहते हैं। सो बेसिकली ऑटो कैटालिसिस का मतलब क्या होगा, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उन सभी रिएक्टेंट में से कोई भी एक ऐसा रहेगा जो किसकी तरह काम करने लगता है, कोई भी एक ऐसा रहेगा जो कैटालिस्ट की तरह काम करने लगता है। तो इस तरह के कैटालिसिस को हम क्या बोलते हैं, ऑटो कैटालिस्ट कहते हैं, ऑटो कैटालिसिस कहते हैं। और इस तरह का जो कैटालिस्ट होगा वो ऑटो कैटालिस्ट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो आपको ऑटो कैटालिसिस समझ में आया है ना। अगर आपको इसकी डेफिनेशन देनी हो तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज एक्ट एज अ कैटलिस्ट प्रोडक्ट। सॉरी, मेरे मुंह से रिएक्टेंट निकल गया, लेकिन वो रहेगा क्या, प्रोडक्ट। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी तो प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा और उनमें से रिएक्टेंट नहीं, जो भी प्रोडक्ट बनेंगे उन्हीं में से एक प्रोडक्ट किसकी तरह काम करने लगेगा, कैटेलिस्ट की तरह काम करने लगेगा और वो रिएक्शन को क्या करवा देगा, कैटेलाइज करवा देगा। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं ऑटो कैटालिस्ट। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर हम COOH ऑक्सैलिक एसिड होता है ये, इसको हम यहाँ पर ले लेंगे और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ में करवा रहे हैं, KMnO4 के साथ में करवा रहे हैं। साथ में हम इसमें H2SO4 को मिला रहे हैं। तो ये हो गया पोटेशियम परमैंगनेट हो गया और क्या हो गया है, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 हो गया है। अब यहाँ पर क्या बनेगा आपका, यहाँ पर आपका एक तो बन जाएगा MnSO4, मैग्नीज सल्फेट एक आपका बन जाएगा। ठीक है, तो एक तो आपका COOH हो गया, फिर यहाँ पर हमने ले लिया है KMnO4 को यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट, ये हो जाएगा। H2SO4 हमने यहाँ पर ले लिया है जिसको हम क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे, ये आपका बन जाएगा MnSO4। फिर यहाँ पर इसके बाद में आ जाएगा आपका K2SO4,
K2SO4 आ जाएगा, पोटेशियम सल्फेट यहाँ पर आपका आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि 10CO2 आपका आ जाएगा, और उसके बाद में आपका आ जाएगा 8H2O यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल। तो ये यहाँ पर अगर हम ऑटो कैटालिसिस की बात करेंगे तो ऑटो कैटालिसिस के अंदर क्या होता है, जो भी हमारा ऑक्जेलिक एसिड होता है हम उसको लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4 हम उसको लेते हैं, H2SO4 यानी कि ये हो जाता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, हम इसको ले लेंगे, और जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन करवाने पर क्या होगा, MnSO4 है ना यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, फिर K2SO4 यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, उसके बाद में फिर कार्बन डाइऑक्साइड 10 यहाँ पर निकल जाएगा और 8 निकल जाएंगे आपके वाटर के मॉलिक्यूल। ये आपकी जो रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑटो कैटालिसिस इसको हम कहेंगे। ये जो आपकी पर्टिकुलर रिएक्शन है ये ऑटो कैटालिसिस के नाम से जानी जाएगी, ठीक है, तो इसको हम ऑटो कैटालिसिस कहेंगे। उसके बाद में हमारा जो अगला कैटालिसिस होता है वो कैटालिसिस होता है इंड्यूस्ड कैटालिसिस, इंड्यूस्ड कैटालिसिस, ठीक है। तो इंड्यूस कैटालिसिस क्या होता है, देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझिएगा। अब इस रिएक्शन के अंदर जो हमारा ऑटो कैटालिसिस था तो वो ऑटो कैटालिसिस कौन सा था, मैग्नीज सल्फेट MnSO4, ये हमारा ऑटो कैटालिसिस था। अब हम बात करते हैं सेकंड केस में हमारे इंड्यूस कैटालिसिस की, कि हमारा जो इंड्यूस कैटालिसिस होता है वो क्या होता है। इंड्यूस कैटालिसिस का मतलब क्या होगा, देखिए आपकी कोई दो केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, और एक जो केमिकल रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं है। एक केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंगली करवा रहे हैं तो वो सिंगल पॉसिबल नहीं हो पा रही है, या वो रिएक्शन नहीं हो रही है, टेक प्लेस नहीं कर रही है। तो एक कोई भी रिएक्शन अगर होगी और वो नहीं हो पा रही है, वो सिंगल कंप्लीट नहीं हो पा रही है, उसका कंप्लीशन नहीं हो पा रहा है, तो कोई भी एक जो सिंगल रिएक्शन है वो अगर कंप्लीट नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इंड्यूस कैटालिसिस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इंड्यूस कैटालिसिस के अंदर क्या होगा, जो एक सिंगल रिएक्शन है वो सिंगल ऑक्यूपाई नहीं हो पाती, नहीं जब कर पाती है कंप्लीशन, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम कोई दूसरी रिएक्शन का यूज़ करते हैं। जब दूसरी रिएक्शन उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है तो एक केमिकल रिएक्शन किसी दूसरी केमिकल रिएक्शन की जो रेट होती है उसको बढ़ा देती है ना। तो यहाँ पे हम कोई स्पेसिफिक कैटलिस्ट नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पर जो एक केमिकल रिएक्शन है वो क्या कर रही है, वो दूसरी केमिकल रिएक्शन को क्या कर दे रही है, दूसरी केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर दे रही है, उस केमिकल रिएक्शन की जो रेट है उस केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ा दे रही है। तो एक केमिकल रिएक्शन कोई है और वो एक केमिकल रिएक्शन किसी दूसरी केमिकल रिएक्शन की रेट को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है, किसी दूसरी केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ा देती है। तो इस तरह की कैटालिसिस को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के कैटालिसिस को हम इंड्यूस्ड कैटालिसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, इस तरह के कैटालिसिस को हम इंड्यूस कैटालिसिस कहते हैं। तो जब एक रिएक्शन किसी दूसरी रिएक्शन की रेट को इन्फ्लुएंस करती है, जब कोई एक केमिकल रिएक्शन किसी दूसरी केमिकल रिएक्शन की रेट को क्या करती है, इन्फ्लुएंस कर रही है, यानी कि उसको रिएक्शन करने पे मजबूर कर रही है, उसको रिएक्शन करवा रही है कोई एक केमिकल रिएक्शन, तो इस तरह की केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस कैटालिसिस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, when one reaction influence the rate of the other reaction which does not occur in ordinary condition, ठीक है, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन दिस रिएक्शन इज नोन एज इंड्यूस कैटालिसिस। तो इंड्यूस कैटालिसिस का मतलब आप लोगों को समझ में आया कि जब कोई एक रिएक्शन है और वो किसी दूसरी रिएक्शन को, दूसरी केमिकल रिएक्शन को क्या कर रही है, किसी दूसरी केमिकल रिएक्शन को इन्फ्लुएंस कर रही है ताकि वो रिएक्शन कर सके। तो एक केमिकल रिएक्शन किसी दूसरी केमिकल रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करती है, रिएक्शन करने के लिए इन्फ्लुएंस करती है। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है, इस तरह का जो कैटालिसिस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इंड्यूस्ड कैटालिसिस कहते हैं। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम सोडियम सल्फाइड को अगर लेते हैं, देखिए Na2SO3 को अगर हम लेते हैं, है ना, और इसको एयर की प्रेजेंस में करवाते हैं रिएक्शन, है ना, एयर की प्रेजेंस में इसका क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं हम।
तो ये रिएक्शन हो जाती है, सोडियम सल्फाइड इसको हम कहते हैं। देखिए सोडियम सल्फाइड इसको हम कहेंगे। अब ये एयर की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेगा तो ये सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 का फॉर्मेशन करते हैं। Na2SO3 था, सोडियम सल्फाइड था, सोडियम सल्फाइड था, एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, ऑक्सीडेशन करवाया, तो Na2SO3 से किस में कन्वर्ट हो गया है, Na2SO4 में कन्वर्ट हो गया है। Na2SO3 से Na2SO4 के अंदर ये क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सोडियम आर्सेनाइड की सेकेंड रिएक्शन, किसकी बात कर रहे हैं, सोडियम आर्सेनाइड Na2ASO3, इसका नाम क्या होगा, सोडियम आर्सेनाइड। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं सोडियम आर्सेनाइड की, इसका फॉर्मूला होता है Na2ASO3, है ना। इसको आपने लिया और इसका अगर आप सोडियम आर्सेनाइड का एयर की प्रेजेंस में क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, नो रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या थी, सोडियम सल्फाइड था, सोडियम सल्फाइड जो था, सोडियम सल्फाइड की हमने एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाया। जब एयर की प्रेजेंस में इसका हमने ऑक्सीडेशन करवाया है तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सोडियम सल्फेट। क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, सोडियम सल्फेट मिलेगा। ठीक है, सोडियम सल्फेट, है ना। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4। फिर हम सोडियम आर्सेनाइड ले लेंगे। सोडियम आर्सेनाइड का फॉर्मूला क्या होता है, Na2ASO3, ये होता है सोडियम आर्सेनाइड। एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, इसको हम बोल देंगे नो रिएक्शन, है ना। अब ये नो रिएक्शन हो गई, तो देखिए सोडियम आर्सेनाइड जो है वो नॉर्मल कंडीशन में एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन नहीं कर रहा है, मतलब कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो सोडियम आर्सेनाइड यहाँ पर नो रिएक्शन बता रहा है क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे। थर्ड केस Na2SO3, ये होगा सोडियम सल्फाइड। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हम ले लेंगे Na2ASO3 सोडियम आर्सेनाइड। तो सोडियम आर्सेनाइड हमने ले लिया, वही एयर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे बन जाएगा Na2ASO4 Na2ASO4 प्लस Na2SO4। तो देखिए एक रिएक्शन तो ऑलरेडी हो ही रही थी, Na2SO3 तो Na2SO4 में कन्वर्ट हो ही रहा था। अब जब हमने इसके साथ में सोडियम आर्सेनाइड को भी मिला दिया और इन दोनों को कंबाइन करवा कर, इन दोनों को ज्वाइन करवा कर एयर की प्रेजेंस में हमने यहाँ पर रिएक्शन करवाई। तो इन दोनों को कंबाइन करवा कर, ज्वाइन करवा कर एयर की प्रेजेंस में जब यहाँ पर हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर आपका बनेगा Na2ASO4। तो पहले आप देख सकते हैं कि पहले Na2ASO3 ऑक्सीडेशन कर ही नहीं रहा था। यहाँ पे जो रिएक्शन थी, यहाँ पे रिएक्शन कैसी थी, यहाँ पे रिएक्शन नो रिएक्शन थी। तो जो सोडियम आर्सेनाइड था वो एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन कर ही नहीं रहा था, तो यहाँ पर चल रही थी आपकी नो रिएक्शन। जैसे ही आपने क्या किया, सोडियम सल्फाइड को लिया, सोडियम आर्सेनाइड को लिया, दोनों को कंबाइन किया, एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, तो सोडियम सल्फाइड से वो सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो गया और सोडियम आर्सेनाइड से सोडियम उसने आर्सेनेट का फॉर्मेशन कर लिया। तो पहले जो चीज़ नहीं हो रही थी वो अब हो गई। तो जो सोडियम सल्फाइड था इसने किसकी तरह काम किया, इसने इंड्यूस्ड कैटलिस्ट की तरह काम किया, क्योंकि इसने हमारा जो सोडियम आर्सेनाइड है उस सोडियम आर्सेनाइड को मजबूर किया है रिएक्शन करने के लिए, उसकी रिएक्शन को इंड्यूस करवाया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा इंड्यूस कैटालिसिस की तरह बिहेव करेगा। तो Na2CO3 हमारा क्या, SO3 हमारा क्या हो जाएगा, इंड्यूस कैटालिसिस हो जाएगा।
इसके पहले वाली वीडियोस के अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, कैटालिटिक पॉइजन, उसके बाद में कैटालिटिक प्रमोटर्स, ये सारे जितने भी टाइप्स हैं, ये सारे टाइप्स हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो सेक्शन के अंदर कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका हमारा कंप्लीट हुआ ये वाला टॉपिक, जिसका नाम था ऑटो कैटालिसिस एंड इंड्यूस्ड कैटालिसिस। एक बार फिर से रिवाइंड करवा दे रही हूँ। ऑटो कैटालिसिस का मतलब ये होता है, ऑटो कैटलिस्ट मतलब सेल्फ, ऑटो कैटालिसिस का मतलब क्या होगा, जो सेल्फ किसी केमिकल रिएक्शन को, ऑटो कैटालिसिस क्या होंगे, जो सेल्फ क्या करेंगे, जो सेल्फ किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ऑटो कैटालिसिस क्या होंगे, जो सेल्फ किसी केमिकल रिएक्शन को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। इस तरह के कैटालिसिस को हम क्या बोलते हैं, ऑटो कैटालिसिस। मतलब सेल्फ कैसे बढ़ा रहे हैं, इनमें हमें कोई अलग से कैटालिसिस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट ऐसा होता है जो किसकी तरह काम करने लगता है, कैटालिस्ट की तरह काम करने लगता है। तो इस तरह की कैटालिसिस को हम क्या बोलते हैं, ऑटो कैटालिसिस कहते हैं। दूसरा हो जाता है हमारा इंड्यूस कैटालिसिस। सो इंड्यूस कैटालिसिस में हम क्या करेंगे, हमारे सोडियम सल्फाइड से हम सोडियम सल्फेट बनाएंगे। इंड्यूस कैटालिसिस के अंदर क्या होता है, हम जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ऑक्सीडेशन करवाने पर क्या होगा, जैसे सोडियम सल्फाइड है उसका हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो सोडियम सल्फेट बनेगा। कैसे बनेगा इंड्यूस कैटालिसिस के अंदर कि ये एक केमिकल रिएक्शन ये है और ये जो है सोडियम आर्सेनाइड ही दूसरी केमिकल रिएक्शन है। अब यहाँ सोडियम आर्सेनाइड रिएक्शन नहीं कर रहा था, सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा था, ये नहीं कर रहा था, तो इन दोनों को हमने मिक्स किया तो इनने इंड्यूस कैटालिसिस की तरह काम किया, क्योंकि इसने दूसरे वाले रिएक्शन को कंप्लीट करवाया। इसलिए इसको हम किस में रखेंगे, इसको हम इंड्यूस कैटालिसिस में रखेंगे। तो ये जो हमारे दो पार्ट थे, ऑटो कैटालिसिस और इंड्यूस कैटालिसिस, ये यहाँ पर हो गए हैं कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको और कुछ टॉपिक्स करवाने वाली हूँ, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में। वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में। और हमने आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारे वीडियो चैनल के ऊपर कंटेंट वीडियो ज़्यादा हो रही थी, तो हमने आप लोगों के लिए हमारा एक दूसरा चैनल बनाया है जिसका नाम है पर्सनल ट्यूटर 2। सो अब आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पर्सनल ट्यूटर 1 और पर्सनल ट्यूटर 2 दोनों पर अवेलेबल रहेंगे। तो आप सभी जाकर पर्सनल ट्यूटर 2 पर भी अब हमारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।